वेलकम बच्चों, प्लीज पॉज दिस वीडियो एज पर योर रिक्वायरमेंट टू नोट डाउन द क्वेश्चन पेपर एंड सॉल्व. Students, make a correction in question number 23. An electric dipole of 4 माइक्रोकूलम है यहाँ पे, ठीक है. और दूसरी बात कि is kept at coordinate points 1, 0, 4 are kept at ये 2, -1, 5. The electric field is given by, यहाँ इसकी वैल्यू नहीं दिखाई दे रही सही से. इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल्स टू 20I न्यूटन पर कूलम है. कैलकुलेट द टॉर्क ऑन द डायपोल. ठीक. और बच्चों, और इसमें किसी तरह की कोई मिस्टेक नहीं है. ठीक, टेंशन फ्री होके सॉल्व कीजिए. Welcome बच्चों, let us discuss the marking scheme as well as solution of the question paper. ठीक, first question is, when air is replaced by a medium of dielectric constant K, the force of attraction between two charges separated by a distance R कैसा होगा. तो आपको पता होना चाहिए कि since you know the formula for ये इसका फोर्स बिटवीन टू चार्जेस 1/4πε0 होता है. ठीक, पर अगर ये मीडियम के लिए, ये एयर के लिए Q1 Q2/r². तो इसी तरह से क्या ये एयर में है और ये मीडियम के लिए क्या हो जाएगा 1/4πε0. ठीक, तो इंटू Q1 Q2/r². क्लियर. तो आप क्या करेंगे, ठीक है. तो सिंस यू नो ये एप्सिलॉन m इज इक्वल टू ε0 इंटू εr, और ये होता है, या ये भी कह सकते हो कि दिस इज द k. ठीक है, दैट, तो आप ये k ε0 भी कह सकते हो. ठीक है, तो इसलिए सो यू नो फोर्स विल बिकम F इक्वल टू 1/4π k ε0 Q1 Q2/r². So F decreases, m is inversely proportional to k. So option first will be the correct, और इस पे 1 मार्क मिलेगा. ठीक है. Question number 2 is, electric current through resistance 10 ohm is given in the circuit. तो ये क्या इलेक्ट्रिक करंट, इसमें क्या होगा जी, देख लीजिए. क्वेश्चन नंबर 2 है, तो ये आपकी बैटरी हो गई, और ये इंटरनल रेजिस्टेंस कर दीजिए, और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस. ठीक, तो इसके लिए क्या है, दिस वन इज द 6 वोल्ट एंड 1 ओम एंड 10 ओम. तो अब क्या हो जाएगा जी, यहां पे करंट कितना हो जाएगा, I विल बी इक्वल टू, यू नो, V इक्वल टू I इंटू R प्लस स्मॉल r. ये कैपिटल R कर दे रहे हैं, इसको स्मॉल r कर दे रहे हैं. देन I विल बी इक्वल टू V बाय R प्लस स्मॉल r, दैट विल बी इक्वल टू V की वैल्यू 6, और यहाँ 10 + 1 दैट बिकम्स 6/11 एम्पियर. सो योर आंसर ऑप्शन C विल बी करेक्ट आंसर. ठीक. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या, किरचॉफ सेकंड लॉ फॉर इलेक्ट्रिक नेटवर्क इज बेस्ड ऑन. किरचॉफ, देखिए ध्यान दीजिए, किरचॉफ फर्स्ट लॉ जो है दैट कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे डिपेंड करता है, एक्सप्लेन करता है, और जो सेकंड है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को एक्सप्लेन करता है. ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. सो आंसर विल बी बी. ठीक. नेक्स्ट फोर्थ वन विल बी
करंट सेंसिटिविटी ऑफ ए गैल्वेनोमीटर कैन बी इंक्रीज्ड बाय डिक्रीजिंग, ध्यान दीजिएगा, डिक्रीजिंग, डिक्रीज कर। तो सबसे पहले क्या है, करंट सेंसिटिविटी आपको पता होनी चाहिए। करंट सेंसिटिविटी इक्वल्स टू ये एन बी ए बाय के, ठीक। तो अब क्या हो जाएगा यहां से कि आई एस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के, इट मीन्स ऑन डिक्रीजिंग ये टॉर्जन कांस्टेंट दिस करंट सेंसिटिविटी कैन बी इंक्रीज्ड। सो ऑप्शन विल बी सी, इस पे 1 मार्क, ये भी 1 मार्क, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एक कैपेसिटर ब्लॉक्स, कैपेसिटर क्या ब्लॉक करता है, कैपेसिटर केवल एसी सप्लाई में वर्क करता है, डीसी के लिए कैपेसिटर वर्क नहीं करता है। तो फिर आंसर क्या हुआ, ऑप्शन विल बी क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी, ठीक। तो ये हुआ है ना, ओनली इट ब्लॉक्स ओनली डीसी। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं क्या कि क्वेश्चन नंबर सी, सॉरी 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कि ए वायर ऑफ लेंथ 0.1 मीटर मूव्स विद ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इन ए परपेंडिकुलर फील्ड ऑफ 1 टेस्ला, इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी। इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो जाएगा जी, देखिए यहां से लेंथ की वैल्यू दे दी 0.1 मीटर और स्पीड दे दी 10 मीटर पर सेकेंड और मैग्नेटिक फील्ड दे दिया 1 टेस्ला, ठीक। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो जाएगा, बी एल वी, इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी इक्वल टू बी एल वी। तो बी एल वी के बेसिस पे क्या सीधे से हमने मल्टीप्लाई कर दिया एल के स्थान पे 0.1 इंटू 10, तो यहां से क्या 1 वोल्ट। तो देन द आंसर विल बी ये 6 का बी पार्ट, ठीक। तो 1 मार्क का होगा, ठीक है। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, ठीक। 7 में ए सेल ऑफ ईएमएफ ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर इज कनेक्टेड अक्रॉस एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर। द ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस। पहले तो बच्चों इस क्वेश्चन को समझिए क्या चीज है। ये हो गया कोई सेल हो गया जी, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया और ये क्या है कैपिटल आर। दिस वन इज द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर, दिस वन इज द ई एंड दिस वन इज द आर, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V हुआ, ठीक। ये पोटेंशियल डिफरेंस V इसके अक्रॉस जो है ये, और साथ में क्या कहेंगे इसमें से करंट I होगा। तो आपको क्या है V और ये ध्यान दीजिए ग्राफ निकालना है, एक एक्सिस पे V और एक एक्सिस पे R, दोनों के बीच का ग्राफ आपको प्लॉट करना है, ठीक है। तो बच्चों अब ये देखते हैं ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये V एक्चुअली होगा क्या, V विल ये सॉरी, तो यहां से आपको पता होना चाहिए V इक्वल्स टू सिंस यू नो। और बच्चों एक चीज जान लीजिए, अंदाजे से आंसर सही हो जाए वो अलग बात है, पर आपको सॉल्यूशन मालूम होना चाहिए, ठीक है। मार्क्स पाना अलग बात है और जानकारी होना अलग बात। मार्क्स आप भाग भरोसे भी पा सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिए कि V इक्वल्स टू क्या होगा I इंटू R, ठीक है। तो अब ये है हियर यू नो I इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा E टू E बाय R प्लस स्मॉल r। तो इसलिए क्या V इक्वल्स टू E बाय R प्लस स्मॉल r इंटू कैपिटल R। ये इतना हो गया जी, ठीक है, ये इतना हो गया। अब यहां से हम कहते हैं थोड़ी सी बच्चों देखिए, अब यहां पे अगर देखिएगा V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R एंड V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, दोनों सिचुएशन मिल रही है। अब यहां पे हम थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे, लॉजिक के बाद साथ बात करेंगे। अब जैसे क्या, पहली चीज कि अगर R की वैल्यू if R इक्वल्स टू 0, अगर R की वैल्यू 0 हो गई तो क्या हो जाएगी, अगर R की वैल्यू 0 कर देते हैं देन ये देन V विल बी आल्सो 0, ठीक। अगर R की वैल्यू 0 है
तो v की वैल्यू भी 0 हो गई। ठीक है, और दूसरी बात फिर, ठीक है, और फिर दूसरी बात क्या है, इफ ये r इक्वल टू 0 तो v इक्वल टू 0। तो अब नेक्स्ट क्या है कि अगर r की वैल्यू ये इफ r बिकम्स कैपिटल R बिकम्स स्मॉल r, ये r स्मॉल r के बराबर हो जा रहा है, तब क्या है, देन ये v विल बिकम्स इक्वल टू, ये भी ऊपर भी स्मॉल r, ये नीचे 2, ये क्या हो जाएगा इंटू 2r इंटू r, तो क्या हो जाएगा e/2। ये हो गया, ये सेकंड केस। ये फर्स्ट मतलब फर्स्ट यहां पे, दूसरा ये e/2, और तीसरा अब देखते हैं इफ ये कैपिटल R इज इक्वल टू इंफिनिटी। कैपिटल R की वैल्यू अगर इंफिनिटी कर देते हैं तब यहां पे इंफिनिटी भी हो जाएगी, यहां पे भी इंफिनिटी हो जाएगी। तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना जरूरी है। तो इन दोनों के इंफिनिटी बाय इंफिनिटी इक्वल टू, फिर आप कंफ्यूजन में, तो इसलिए इसको हम कह देते हैं v इक्वल टू e/1 प्लस r बाय कैपिटल R। ठीक, अब यहां पे इंफिनिटी कर दिए, r बाय इंफिनिटी मतलब बिकम्स 0, सो इट बिकम्स v इक्वल टू e। ठीक, तो बच्चों ये ध्यान दीजिए, तीन सिचुएशंस मिली। पहला कि r इक्वल टू 0 पे v इक्वल टू 0, ये पॉइंट। दूसरी चीज, एक ये हो गया। दूसरी चीज v इक्वल टू e/2, r इक्वल टू r की वैल्यू स्मॉल r है, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, ये e/2, दिस इज e/2। एंड देन अब इसके बाद इंफिनिटी पे, इंफिनिटी मतलब बहुत हाई वैल्यूज के लिए ये क्या हो जाएगा, दिस इज द e, देन फॉर हाई वैल्यूज इट विल बिकम दिस, ये e के बराबर, देन सो यू विल गेट दिस टाइप ऑफ ग्राफ। ठीक है, तो बच्चों ये बड़ा टिपिकल क्वेश्चन था, हर के हो सकता है बाई चांस आपका सही हो, पर क्या है सॉल्व ऐसे नहीं कर पाओगे, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो बच्चों इसका सॉल्यूशन क्या, आंसर क्या हुआ, आंसर विल बी ए। ठीक है तो समझ ही रहे, एक नंबर का। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ठीक, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए क्लोज स्फीयर इनक्लोजिंग एंड इलेक्ट्रिक डायपोल। कोई इलेक्ट्रिक डायपोल है, इलेक्ट्रिक डायपोल मतलब पॉजिटिव प्लस q और फिर माइनस q, इससे रिलेटेड नेट मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगी, निश्चित सी बात है कि नेट चार्ज 0, सो फ्लक्स विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, आंसर विल बी थर्ड। ठीक, पता है ना क्यों, क्योंकि बाय गॉस थ्योरम फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और टोटल चार्ज इनसाइड द इनक्लोज सरफेस विल बी 0। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। ठीक, इन ए व्हीटस्टोन ब्रिज ऑल द 4 आर्म्स हैव इक्वल रेजिस्टेंस। If resistance of the galvanometer arm is also R, then equivalent resistance of combination is। तो अब ये है ये चीज, ये आपको बता दे रहे हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल से यही बनेगा ना, है ना। तो ये चीज हुई, और ये बीच में गैल्वेनोमीटर का भी ये R हो गया। ठीक, तो अब ये आपको पता होना चाहिए, दिस विल बी द ये बैलेंस्ड, क्योंकि दिस P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S, तो बैलेंस्ड हो गया, तो देन दिस विल बी इनफाइनाइट कर देते हैं, यहां बिल्कुल हट गया। तो अब क्या है, इसको हम R1 कर देते हैं, इन दोनों का सीरीज R1 इक्वल टू R प्लस R, दैट बिकम्स 2R, तो दिस and this, so R2 becomes equals to R plus R equals to 2R. So since both are in parallel, so 1 upon R effective will be equals to 1 upon 2R plus 1 upon 2R, that becomes equals to 2 upon 2R. So you can say R effective will be equals to R. ठीक, so R effective will become equals to, answer will be A। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं
क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं बच्चों कि व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल इज हाफ, कूलम्स फोर्स बिटवीन बिकम्स। अब ये है, आपको पता होना चाहिए F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। तो अब ये देखिए F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, R इज हाफ HALVED हाफ। देन अब ये है, इसके स्थान पे हम R/2 कर देंगे तो ये चला जाएगा ऊपर, तो आप कह सकते हैं तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R/2 का स्क्वायर, तो इट मीन्स 4/R स्क्वायर। तो सो यू कैन से फोर्स विल बिकम 4 टाइम्स, ठीक, फोर्स विल बिकम 4 टाइम्स। तो आंसर क्या हो गया इसका? यस 4, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कि 2 वायर्स ऑफ इक्वल लेंथ, वन ऑफ कॉपर एंड अदर ऑफ मैंगनीज हैव द सेम रेजिस्टेंस, विच वायर इज थिकर। तो बच्चों आप थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस लगानी होगी कि कॉपर की वायर हम कनेक्टिंग वायर की तरह से यूज करते हैं, और जो मैंगनीज की वायर है आप रेजिस्टेंस वायर की तरह से यूज करते हैं। तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि मैंगनीज का रेजिस्टेंस क्या है, होता है रेजिस्टिविटी हाई है। वी नो, फैक्ट आपको पता होना चाहिए, वी नो। अगर ये नहीं पता है तो आप ये नहीं कर सकते। वी नो रो मतलब रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर इज वेरी लेस देन, या वेरी लेस देन क्या, आपको बड़ा छोटा ही निकालना, तो इसलिए कह देते हैं लेस देन मैंगनीज, ठीक। तो अब हम बात कर रहे हैं कि 2 वायर्स ऑफ इक्वल लेंथ LCU इक्वल्स टू LM, ये मैंगनीज और कॉपर की वायर सेम है एंड सेम रेजिस्टेंस R जो है इक्वल्स टू RM। तो अब आपको एरिया में निकालना है, एरिया कॉपर और एंड एरिया ऑफ मैंगनीज वायर के बारे में निकालना है, क्या रिलेशन होगा उनके लिए। तो अब सीधे से आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है R इक्वल्स टू रो L अपॉन A होता है ना, रो L अपॉन A, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, ठीक है, तो ये क्या है, R इक्वल्स टू रो L अपॉन A। नेक्स्ट क्या हो गया जी, बताइए। हाँ, तो अब ये है, सिंस ये R सेम है, सब कुछ सेम हो गया, तो यहां से हम कह सकते हैं, तो इसको RCU भी कर देते हैं। हाँ, तो ये क्या है, और बच्चों इसके बेसिस पे क्या है, हम ये कह सकते हैं आल्सो, तो ये रो CU, फिर L कॉपर, CU मतलब कॉपर, ACU कॉपर वायर का, फिर रो LM बाय AM। तो ये सारा का सारा, ये ध्यान दीजिए, ये और ये बराबर है, कट गया, ठीक। और फिर इसके बाद क्या है, तो यू कैन से रो CU अपॉन रो M इक्वल्स टू ACU अपॉन AM, ठीक। इट मीन्स आप इससे ये कह सकते हो, हाँ, CU, ये रो इज ये देखिए कॉपर का रेजिस्टिविटी और कॉपर का ही एरिया, मतलब रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। सो यू कैन से जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होगा। सो यू कैन से, तो आंसर क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन कहां गया, विच वायर इज थिकर। तो अब क्या है, सिंस रो M is greater than rho CU, so you can say AM will be greater than ACU. Is that clear? तो बच्चों ये आपका निकला, मतलब मैंगनीज वायर का क्या है, एरिया ज्यादा होगा, ये आपको बताना है। क्लियर, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12
है ना। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है कि किरचॉफ फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक नेटवर्क इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होना चाहिए। ठीक है, चार्ज। और बच्चों ये जान लीजिए 1 से लेके 20 तक के क्वेश्चन जितने भी हैं, आंसर निकला है तभी मार्क्स मिलेगा 1 कंप्लीट, अदरवाइज नहीं। ठीक, तो अब क्या है क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए, ए प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल एंटर इनटू ए रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। द रेशियो ऑफ फोर्स ऑन प्रोटॉन टू दैट एंड अल्फा पार्टिकल इज, क्या होगा। तो अब बच्चों ये देखना है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे, तो फोर्स क्या होता है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में Q इंटू ई। तो आप एक बच्चों और जान लीजिए कि प्रोटॉन का चार्ज Q माना गया या E है, तो अल्फा पार्टिकल क्या है, अल्फा पार्टिकल इज हीलियम न्यूक्लियस। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल ये प्रोटॉन पे क्या हो गया, ये E कर दीजिए, तो देन अल्फा पार्टिकल के लिए क्या हो गया, तो दैट विल बी इक्वल टू 2 into E. So you can say force on proton will be equals to E into capital E, and force on alpha particle will be equals to 2E into E. तो नतीजा क्या हो गया जी, तो यहां से अब so you can say F of P upon F alpha will be equals to 1 upon 2। ठीक है, तो अब ये चीज। नाउ द क्वेश्चन नंबर 14, अकॉर्डिंग टू डैश इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। बच्चों ये फैराडेज सेकंड लॉ होना चाहिए, फैराडेज सेकंड लॉ। ऐसा नहीं कि केवल फैराडेज लॉ लिख दिए वही नहीं, फैराडेज अगर सेकंड लिखे हो तभी मार्क्स मिलेगा, अदरवाइज नहीं, सेकंड लॉ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स इन ए कंडक्टर। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड की एब्सेंस में तो क्या होगा, द मोशन विल बी स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। ठीक, अब 16th नंबर देखिए, एक्सप्रेशन Q इक्वल टू एन ई, Q इक्वल टू क्या होता है जी, N इंटू ई, इज ड्यू टू, किसके कारण से है, ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, इज ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसको क्या है, कंजर्वेशन ऑफ, ये कंजर्वेशन तो लिखा है, हाँ, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन होगा ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। 16 के बाद 17 देखिए, द इम्पीडेंस ऑफ ए सर्किट व्हेन रेजिस्टेंस कैपिटल आर एंड एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस कैपिटल एल आर कनेक्टेड इन सीरीज in an AC circuit of frequency F is the impedance of, हाँ, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। the impedance of a circuit when resistance capital R and inductor of L, inductance L are connected in series। तो बच्चों ये जान लीजिए कि अगर ये रेजिस्टेंस लगा है और इंडक्टर लगा है LCR सर्किट में, तो इसका तो रेजिस्टेंस R हो गया और इसका क्या हो गया, XL। ठीक, एंड XL विल बी इक्वल टू ओमेगा L, दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई FL। ठीक, तो अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, तो Z विल बी इक्वल टू, हाँ, Z विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस 2 पाई FL होल स्क्वायर। ठीक, और बच्चों यहां पे अगर ये फॉर्मूला लिखा है तभी आंसर 1 मार्क में मिलेगा, अदरवाइज नहीं, क्योंकि ये भी नहीं माना जाएगा, ओमेगा एल भी नहीं माना जाएगा, क्यों, या एक्सएल भी नहीं माना जाएगा, क्यों, क्योंकि वहां पे एफ दे रखा है। ठीक है, तो ये देखते हैं, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अब क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, व्हाट हैपेंस टू करंट इन ए कॉइल
while accelerating a magnet inside it, किसी कॉइल के अंदर से अगर आप मैग्नेट को पास कराते हो, ठीक है, ये हम कह दे रहे हैं मैग्नेट हो गया, मैग्नेट को हम पास कराए इसके अंदर से, ठीक। तो अब ये है, ध्यान दीजिए, एक्सीलरेट कर रहा है मतलब स्पीड बढ़ रही है ना, तो इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स भी बढ़ेगा, इसका मतलब क्या, करंट भी इंक्रीज होगा। तो सो आई विल इंक्रीज, ठीक, अगर लिखा है तो 1 मार्क, नहीं तो नहीं। तो अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, एन इंडक्टर कैपिटल एल ऑफ रिएक्टेंस एक्सएल इज कनेक्टेड इन सीरीज with a bulb B to an AC source as shown in फिगर में जो शो किया गया है। तो अब क्या बताना, हाउ डज ब्राइटनेस ऑफ बल्ब चेंज व्हेन नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द इंडक्टर इज इंक्रीज्ड, ठीक है। तो बच्चों ये भी सॉल्व किए बिना आंसर देना मुश्किल है इसका, ठीक। देखते हैं, अब देखते हैं क्या कि यहां से L, ये क्या आपको पता होना चाहिए कि I इज इक्वल टू V अपॉन Z होता है, ठीक है, I इज इक्वल टू V अपॉन Z। एंड यू नो, अगर बच्चों ये जान लीजिए कि करंट बढ़ेगा तो बल्ब की ब्राइटनेस भी बढ़ेगी, अगर करंट घटेगा तो ब्राइटनेस भी घटेगी। अब ये देखते हैं कि Z मतलब I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Z उस सिचुएशन में। अब ये देखना है Z, सिंस यू नो Z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, केवल रेजिस्टेंस और इंडक्टर लगा है, तो यहां से क्या है, R स्क्वायर प्लस 2 पाई एफ एल का होल स्क्वायर, ठीक। तो अब यहां से, ठीक, तो ये चीज हो गई, तो 2 पाई एफ एल होल स्क्वायर। अब फिर यहां से हम क्या कर सकते हैं कि ये जो हो गया एल हो गया, तो अब सिंस यू नो L इज इक्वल टू, क्या होता है L का फॉर्मूला, L इज इक्वल टू म्यू नॉट n स्क्वायर A बाय L। तो सो यू कैन से L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। सो अब क्या है, सो यू कैन से Z डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, है ना, यहां पे n स्क्वायर हुआ, ठीक है, यहां n स्क्वायर हो गया और n स्क्वायर का मतलब 4 पावर हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट भी निकाल लोगे तो यहां पे ये है, ठीक। तो अब तो सो ऑन इंक्रीजिंग n मतलब नंबर ऑफ टर्न्स अगर इंक्रीज करती है तो Z देन Z आल्सो इंक्रीज एंड हेंस ये बल्ब, ये I डिक्रीज करेगा जी, I डिक्रीज कर गया, और I डिक्रीज होने के बाद अब क्या कहेंगे, अब I जो है डिक्रीज कर गया, तो उसके बाद सो ब्राइटनेस ऑफ बल्ब विल डिक्रीज, ठीक है। तो बच्चों अब ये है, इसमें हम बता दें क्योंकि 1 ही मार्क का है, ठीक है, तो यहां पे 1 मार्क का ही है, तो इसमें यही स्टेटमेंट अगर लिखी है तो 1 मार्क मिलेगा, नहीं लिखी है, ये स्टेटमेंट अगर डिक्रीज लिखा है तो 1 मार्क मिलेगा। तो पर नहीं, थोड़ा सा इसमें क्या है, एक्सप्लेनेशन भी चाहिए, है ना, पर क्या है 1 मार्क के क्वेश्चन में ऐसा कोई चांस नहीं है, ये लिखा है तो 1 मार्क होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ये है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, द वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग ए पॉइंट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ऑन इक्वेटोरियल, यहां इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ ए डायपोल, कोई किसी डायपोल का पता होना चाहिए आपको, ये डायपोल हो गया, और इसका प्लेन जो है दिस विल बी कॉल्ड इक्वेटोरियल प्लेन, इक्वेटोरियल प्लेन इसका क्या होगा, ठीक है। तो इक्वेटोरियल प्लेन ये हुआ, और इक्वेटोरियल प्लेन आपको पता होना चाहिए इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, ठीक है। इस पे अगर पोटेंशियल निकालिएगा तो पोटेंशियल विल बी 0,
ठीक, तो अब ये है, हाँ, तो अब क्यों यही क्या है, इक्विपोटेंशियल भी हो गया, इक्विपोटेंशियल, ठीक, इक्विपोटेंशियल हो गया, तो सरफेस हो गया। अब हम क्या कहेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस को क्या किया गया, हाँ, मूव कराया जाएगा चार्ज, तो वर्क डन विल बी 0। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आंसर विल बी फर्स्ट, दैट इज 0, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे किसी भी चार्ज को मूव कराया जाता है तो वर्क डन 0 होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। सिंपल सी बात है, अगर इसका फिगर क्या है, फिगर पे हाफ मार्क हो जाएगा, और वर्क डन, ये अगर इक्वेशन लिखा वर्क डन इक्वल्स टू वी डैश डी क्यू, इस पे हाफ मार्क हो जाएगा। फिर इंटीग्रेशन W इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ये V के स्थान पे Q डैश C डी क्यू, ये हो गया, इस पे हाफ मार्क हो जाएगा। और साथ में फाइनली आपने क्या है, W इक्वल्स टू ये हाफ Q स्क्वायर अपॉन C, हाफ मार्क। अब बच्चों एक चीज ये जान लीजिए, ये भी लिख सकते हो फॉर्मूला आपको क्या है, ये भी होता है हाफ CV स्क्वायर या हाफ इंटू Q इंटू V। ठीक है, तो तीनों में से कोई भी फॉर्मूला लिखा है, डिराइव हुआ है, ठीक है, पूरा मार्क्स फुल 2 मार्क्स मिलेगा। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कि हाउ डज म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ ए पेयर ऑफ कॉइल चेंज। किसी कॉइल का के पेयर का म्यूचुअल इंडक्टेंस कैसे चेंज होता है, व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज इंक्रीज्ड। अगर दोनों के बीच, बच्चों ये जान लीजिए, दो कॉइल्स हैं, जैसे ये कॉइल है, एक ये कॉइल हो गई और ये दूसरी कॉइल, ठीक, दोनों के बीच की अगर ये डिस्टेंस हो गई, ठीक, या एक के ऊपर एक वाइंडिंग की हुई, दोनों के बीच की गैपिंग बढ़ गई, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज इंक्रीज्ड। अब ऐसा अगर ये बढ़ेगा तो सो ये क्या हो जाएगा, म्यूचुअल M, सिंस यू नो ये M विल, फर्स्ट केस के लिए M विल डिक्रीज। क्यों, क्योंकि फ्लक्स रिलेटेड विल डिक्रीज, सो ये आ गया। अब दूसरी चीज क्या है, नेक्स्ट क्या, सेकंड की बात कर रहे हैं कि व्हेन द नंबर ऑफ टर्न्स इन ईच कॉइल इज डिक्रीज्ड। तो अब क्या है, क्योंकि M इक्वल्स टू म्यू नॉट N1 N2 A बाय L है ना, ये चीज है। तो अब यहां से M इज, ये हो गया जी, इतना हो गया, तो यहां से अब क्या कहा गया, M इज दिस, तो यू कैन से ऑन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक, तो सो ऑन इंक्रीजिंग N, चाहे N1 हो चाहे N2 हो, तो क्या हो जाएगा, तो M will also increase, M भी जो है वो भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 24। ए रेक्टेंगल, हाँ, जो फील्ड है, दो फील्ड दिए हुए हैं, ठीक, इसमें से एक रेक्टेंगुलर लूप है और दूसरा क्या है, सर्कुलर लूप है, ठीक, दूसरा सर्कुलर लूप है। तो अब यहां ये कहा जा रहा है, इन विच लूप डू यू एक्सपेक्ट द इंड्यूस्ड ईएमएफ टू बी कांस्टेंट, ठीक, कांस्टेंट रहना चाहिए। तो अब ये देखिए, क्योंकि ये अब जैसे ही इससे रिलेटेड ये अगर निकलेगा, इसमें से फ्लक्स चेंज होगी, और फ्लक्स चेंज होने से क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, इसमें भी और इसमें भी। पर क्या है, इसका अगर आप देखिएगा, ये जो पोर्शन है धीरे धीरे बढ़ेगा यहां तक, और फिर इसके बाद डिक्रीज करेगा। तो सो यू कैन से द
इसमें रेट इन दिस रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विल चेंज, ठीक, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, बट इन दिस केस द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विल रिमेन कांस्टेंट। फ्लक्स जो है चेंज होने की रेट जो होगी कांस्टेंट होगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं क्या कि ये क्या होगा, इन दिस सिचुएशन, इन द केस ऑफ लूप, in case of loop, the rate of flux change will remain constant, ठीक है, ये कांस्टेंट रहेगा। हाँ ठीक है। तो बच्चों एक चीज ध्यान दीजिए, यहां पर रेट ऑफ फ्लक्स चेंज इस पे एक नंबर हो जाएगा, विल रिमेन कांस्टेंट, तो इस पे एक नंबर मिला, और दूसरा सो इंड्यूस्ड ईएमएफ विल आल्सो बी कांस्टेंट, ठीक है। तो ये भी ये मतलब इन केस ऑफ स्क्वायर लूप, स्क्वायर कहिए चाहे ये रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगल लग रहा है या रेक्टेंगल, जबकि इसमें चेंज हो रहा है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं, अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 में देखते हैं, व्हाट इज पावर डिसिपेटेड बाय एन आइडियल इंडक्टर। तो ये बच्चों सिंपल सा डेरिवेशन है, और डेराइव करने के बाद पावर इक्वल टू 0 निकाल के ही पूरा फुल कंप्लीट 2 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। अदरवाइज क्या है, स्टेप मार्किंग हो जाएगी। इसका सेकंड पार्ट देख लीजिए, और मेन है जो न्यूमेरिकल का है, कैलकुलेट करंट ड्रॉन बाय प्राइमरी ऑफ ए ट्रांसफार्मर विच स्टेप्स, ये आईपी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। विच स्टेप्स डाउन, तो स्टेप्स डाउन क्या है, मतलब वीपी इनिशियल तो 200 है ना, तो 200 वोल्ट टू वीएस कर देते हैं जी, वीएस क्या है 20 वोल्ट, ठीक। टू ऑपरेट ए डिवाइस ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम, तो रेजिस्टेंस क्या है 20 ओम, आउट ये इधर आर एस में क्या है 20 ओम का रेजिस्टेंस है, सेकेंडरी कॉइल में कोई लगा है मतलब ये, और साथ में क्या है, तो अब आई एस आपको फाइंड आउट करनी होगी, क्योंकि ये दोनों चीजें हो गई तो फाइंड आउट हो जाएगा। और आपको ये भी बता रहे हैं कि इफिशियंसी इक्वल टू 80%, ठीक। तो इफिशियंसी का कैसे निकालेंगे, तो अब बच्चों ये पता होना चाहिए, इफिशियंसी इक्वल टू क्या होता है, पी आउटपुट डिवाइडेड बाय पी इनपुट इनटू 100, ठीक है। पी आउटपुट डिवाइडेड बाय पी इनपुट इनटू 100 हो गया। तो अब यहां से हम क्या कर देंगे जी, क्लियर। तो यहां से हम क्या करेंगे, तो ये हो गया इतना। नेक्स्ट अब हम क्या करते हैं, पी आउटपुट बाय पी इनपुट, ठीक। तो यहां से बच्चों पी इन आउटपुट मतलब वीपी इंटू आईपी डिवाइडेड बाय वीएस इंटू सॉरी गलत हो गया है ना, वीएस इंटू आई एस आउटपुट पे, और वीपी इंटू आईपी इंटू 100 होना चाहिए। अब बच्चों ये देखना है कि वीएस पता है, आईएस नहीं पता है, तो आईएस निकालने के लिए हम क्या है, सिंस यू नो ये क्या है, सिंस यू नो ये आईएस विल बी इक्वल टू वीएस अपॉन आरएस, तो 20 अपॉन 20 दैट विल बिकम 1 एम्पियर, ठीक है। तो इन ये अब यहां से 80 आ गया, सो यू कैन से इफिशियंसी का फॉर्मूला लगा दिया, 80 इक्वल्स टू वीएस इंटू आईएस, वीएस की वैल्यू 220 और आईएस की वैल्यू 1, वीपी की वैल्यू 200 इंटू आईपी की वैल्यू, आईपी की वैल्यू कितनी हो गई, ठीक है। आईपी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है ना, इंटू 100।
तो ये सारी की सारी वैल्यू हमने निकाल दी। सो यू कैन से आईपी विल बी इक्वल्स टू 20 into 100 divided by 200 into 80। ठीक है, ये कट गया, ये कट गया, तो 2 भी कट गया, तो 1/8। तो 1/8 का मतलब यू कैन से 1/8 एम्पियर, या इसको डेसिमल्स की फॉर्म में कर दीजिए। तो बच्चों अब ये देखना है इसमें 2 मार्क्स का है तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो सबसे पहले क्या है, इसका फॉर्मूला अगर जान रहे हैं तो इस पे हाफ मार्क, और फिर इसके बाद आपने ये IS की वैल्यू निकाल ली है, इस पे हाफ मार्क फॉर्मूले पे, मतलब ये जो है ये हो गया IS की वैल्यू निकाली। फिर इसके बाद सारी पुट करने के बाद ये क्या IP की वैल्यू निकाल दी, तो 1 मार्क, 1 1 2। ठीक है, तो अब देखते हैं, अब बच्चों देखते हैं कि एन इंड्यूस्ड EMF हैज नो डायरेक्शन ऑफ इट्स ओन। कमेंट, इस बात पे कमेंट करना है, वैसे कमेंट नहीं, ठीक है, कमेंट क्या करना है कि इंड्यूस्ड EMF की अपनी कोई डायरेक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF इज डिटरमिन्ड बाय Lenz's law, and Lenz's law states that the induced EMF will be such that it opposes its cause. So the direction of induced EMF is determined by its cause, that is change, ये direction of, ये अगर चेंज इंक्रीज, मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो वो अगेंस्ट होगा, अगर डिक्रीज होगा तब भी अगेंस्ट होगा, मतलब डिक्रीज होने से भी रोकेगा और इंक्रीज होने से भी। तो बच्चों ये है, आप खुद मतलब इस लेंसेज लॉ से रिलेटेड कमेंट लिखोगे, तो ये स्टेटमेंट पूरी लिखोगे तो देन यू विल गेट 2 मार्क्स। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं हिंट भी कर दे रहा हूं। पहला क्या है कि ये इंड्यूस डायरेक्शन ऑफ, क्या पॉइंट रहना चाहिए, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF, induced EMF is determined by, कैसे डिटरमिन किया जाता है, by its cause। ठीक, by, या कहिए पहले तो by Lenz's law। ठीक, ये आपने लिख दिया 1 नंबर, और एंड Lenz's law की स्टेटमेंट हो गई, स्टेटमेंट 1 नंबर, यू विल गेट कंप्लीट 2 मार्क्स। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 27, डिफाइन द टर्म पावर फैक्टर। पावर फैक्टर की डिफिनेशन पे 1 मार्क होगा। और क्या है, ये आपको पता ही है कि cos phi इक्वल टू रियल पावर अपॉन एपरेंट पावर, डेफिनेशन होगी। ठीक है, तो अब ये है नेक्स्ट क्या, स्टेट द कंडीशन अंडर विच इट इज मैक्सिमम। तो cos phi जो है मैक्सिमम कब होता है, ठीक, मैक्सिमम इसकी वैल्यू 1 होगी, और ये क्या है, phi इक्वल्स टू 0 डिग्री, मतलब व्हेन द करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेज, दैट इज V and I both are in सेम फेज। ठीक, तो ये क्या हुआ, इस पे हाफ मार्क हो जाएगा। और फिर इसी तरह से cos phi की वैल्यू मिनिमम कब होगी जी, मिनिमम कब होगी, phi इक्वल्स टू phi मिनिमम cos phi की वैल्यू मिनिमम कितनी होती है, cos की वैल्यू 0 है ना, तो 0 कब होगी, phi इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो लिखोगे दैट इज V and I both ये आर परपेंडिकुलर, ये मतलब बोथ है फेज डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री, बोथ है फेज डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री। ठीक, तो अगर ये लिखा है इस पे भी 1 मार्क्स, तो ये टोटल मिला के क्या हो गया, 2 मार्क्स का हो गया। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 28 है ना, तो
तो व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर? पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या है? पोटेंशियल ग्रेडियंट। अगर केवल पोटेंशियल ग्रेडियंट लिखा है तो हाफ मार्क, ठीक है, और पोटेंशियल ग्रेडियंट ये प्लस इसकी डिफिनेशन भी, इस पे हाफ मार्क मिलेगा, इस पे हाफ मार्क। अगर पूरा लिखा है, एक्सप्लेन किया है तो 1 मार्क, ठीक। और फिर इसके बाद क्या है, ये नेक्स्ट क्या है, हाउ विल यू कंपेयर ईएमएफ ऑफ 2 सेल्स? ईएमएफ ऑफ 2 सेल्स करना है तो सर्किट पे हाफ मार्क हो जाएगा, सर्किट बना है, और साथ ही साथ क्या, डेरिवेशन पे 1.5 मार्क, ठीक है, ठीक। तो ये 2 हो गया और ये 1 हो गया। नेक्स्ट है तो क्वेश्चन नंबर 29। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है, एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज अप्लाइड टू ए प्योर इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस L, शो दैट द करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय 5/2। तो आपको क्या है, सिंपल सी बात, V इक्वल्स टू ये V0 साइन ओमेगा टी, और ये क्या है I इक्वल्स टू करंट। ये बच्चों ये स्टेटमेंट लेके फिर इसके बाद करंट के लिए फॉर्मूला निकाला है ना, तो फिर इसके बाद पूरा डेरिवेशन तो आपको पता होना चाहिए, करेक्ट डेरिवेशन होगा तभी 3 मार्क्स मिले। 3 मार्क्स का ना, हाँ 3 मार्क्स का है। तो इस पे हाफ मार्क, और फिर इसके बाद क्या है आपको होना चाहिए E इक्वल टू माइनस L डी आई बाय डी टी, और फिर कर दिया गया। और इस पे भी क्या है, ये आपने लिखा है हाफ मार्क होगा, ये हाफ मार्क होगा, फिर डेरिवेशन पे कंप्लीट पूरा डेरिवेशन पे 1.5 मार्क हो जाएगा, और फिर I इक्वल टू I0, ये कह रहे हैं कि करंट लैग्स बिहाइंड वोल्टेज बाय 5/2, मतलब साइन ये ओमेगा टी माइनस π/2, ये क्या हो जाएगा, यहां पे भी हाफ हो जाएगा। क्लियर? तो ये चीज क्या, इन दोनों का मिला के 2 हो गया, ये 1, ठीक। ये टोटल 3 मार्क्स का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए कि ये कैपेसिटर दिया है, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन x एंड y। और बच्चों अगर क्या है ऐसे में ये जैसे देखिए, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये 3 कैपेसिटर है, इसी तरह से रेजिस्टेंस का भी क्वेश्चन बन सकता है, ऐसे कर दिया गया है, ठीक। अब आपको पता नहीं चलेगा, कंफ्यूजन होगा कि कौन पैरेलल में है कि सीरीज में है। तो सीधे से बात करते हैं हम, यहाँ पे एक तरफ पॉजिटिव लगा देते हैं, एक तरफ निगेटिव लगा देते हैं। यहाँ कहिए पॉइंट ए कर देते हैं, इसको पॉइंट ए कर देते हैं, और इसको ए कर देते हैं, इसको बी कर देते हैं। ए से कनेक्टेड कौन कौन सा, या ये पॉजिटिव से कनेक्टेड, ये पॉजिटिव प्लेट हो जाएगी, दिस वन विल बी द पॉजिटिव, एंड दिस वन विल बी द पॉजिटिव, दिस वन विल बी द पॉजिटिव। और निगेटिव से कनेक्टेड क्या हो जाएगी, दिस वन विल बी द निगेटिव, क्योंकि कनेक्टेड है, और फिर इधर से ये चीज। तो अब ये है इसका इक्विवेलेंट सर्किट क्या आ जाएगा कि ऑल द 3 दिस एंड दिस, all the 3 capacitors will be in क्या हो जाएगा, पैरेलल, ठीक। दिस इज ए, दिस इज बी, और फिर इससे क्या है, पैरेलल में आपको पता होना चाहिए C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो पैरेलल में क्या होता है, 3 माइक्रोफैरड सभी का प्लस हो गया, 3 माइक्रोफैरड प्लस 3 माइक्रोफैरड, तो दैट बिकम्स 9 माइक्रोफैरड, ठीक है। अब बच्चों इसका ऑप्शन वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, है ना। अच्छा, इस पे मार्किंग देख लीजिए, इस सर्किट को ऐसे पैरेलल में शो करने के लिए 1 मार्क, और फिर पैरेलल का ये कॉम्बिनेशन निकालने के लिए इस पे कैलकुलेशन पे 1 मार्क, और फिर रिजल्ट पे 1 मार्क। बड़े आसानी से मिल गया वैसे मुझे लगता है ना। तो बच्चों ये इसकी बजाय रिजल्ट पे हाफ मार्क होना चाहिए, ये आइडेंटिफाई करने के लिए ही 1.5 मार्क होगा, ठीक है।
कि आपने पैरेलल सेटअप आइडेंटिफाई, मेन तो यही प्रॉब्लम है, इसलिए 1.5 मार्क इधर, 1 मार्क इस पे कैलकुलेशन पे, इसका फॉर्मूले पे, और हाफ मार्क इस पे, तो 3 मार्क्स बन गया। और बच्चों एक चीज जान लीजिए, मार्किंग स्कीम जो है टीचर टू टीचर वेरी कर सकती है, ठीक है। मैं इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, हो सकता है कोई दूसरे टीचर किसी दूसरे टीचर से, मतलब किसी दूसरे व्यू से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मतलब ज्यादा मायने नहीं, मेन है आपका पर्पस, आपकी नॉलेज होनी चाहिए, आपको आना चाहिए, ठीक। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 30 का ही और पार्ट देख लीजिए, सेकंड पार्ट जो है ऑप्शन में, एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट मतलब P इज इक्वल टू 4 into 10 to the power 9 कूलम मीटर, ठीक है। इज अलाइंड एट थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विद E, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ बना रहा है, ठीक। और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है, दैट इज 5 into 10 to the power 4 न्यूटन पर कूलम। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एंड पोटेंशियल एनर्जी, आपको टॉर्क निकालना है और मैग्नीट्यूड ऑफ ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। कैसे निकालिएगा, सिंपल सी बात है, टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, PE साइन थीटा, तो P की वैल्यू क्या है 4 into 10 to the power 9 और E की वैल्यू कितनी हो गई 5 into 10 to the power 4 PE हो गया है ना। तो अब ये है दिस और साइन थीटा मतलब 30 डिग्री, तो ये पूरी वैल्यू सॉल्व करोगे देन यू विल गेट, इसको साइन 30 की वैल्यू 1/2 है ना, तो इसको पूरा सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 10 to the power 14 न्यूटन मीटर, ठीक है। तो और दूसरी बात कि अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू माइनस PE cos थीटा, तो माइनस P, तो cos 30 की वैल्यू कितनी होगी, cos 30 इक्वल टू √3/2, तो P के स्थान पे 4 into 10 to the power 9, E के स्थान पे 5 into 10 to the power 4, ठीक, इंटू cos थीटा के cos 30 के स्थान पे √3/2, सारी वैल्यू सॉल्व करोगे देन यू विल गेट माइनस √3 into 10 to the power 13 जूल, ठीक है। तो अब बच्चों ये हो गया। एक चीज ध्यान रखिएगा कि टॉर्क जो है एक तरह से रोटेशनल इफेक्ट क्रिएट करने वाला फोर्स है, इसलिए यहाँ पे न्यूटन मीटर है, और जबकि पोटेंशियल एनर्जी वर्क या एनर्जी है ना, तो इसलिए उसका यूनिट जूल होता है, जबकि डायमेंशन देखोगे दोनों की सेम है। अब देखते हैं इसमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। सबसे पहले तो आपने ये पूरा का पूरा लिख दिया सही से, वही हाफ मार्क हो गया। फिर इसका फॉर्मूला लिखा हाफ मार्क, और ये आपने कैलकुलेट कर दिया, तो 1 हो गया, 1 1 2, यहाँ पे 1 मार्क। फिर इसके बाद क्या है, इसका फॉर्मूला आपने लिखा हाफ मार्क और कैलकुलेशन करके सही आंसर निकाला तब मार्क 1 1 2 एंड दिस 1 इज 3। इज दैट क्लियर? तो ये बच्चों हो गया। अब बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। तो स्टेट एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, use this law to find magnetic field due to straight infinite current carrying wire, and how are magnetic field lines different from electric field lines। तो बच्चों ये जान लीजिए एम्पियर सर्क्यूटल लॉ की स्टेटमेंट, सर्क्यूटल लॉ, ठीक है। स्पेलिंग थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, है ना। 1 मार्क इस पे होगा, इसकी स्टेटमेंट पे। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा स्टेटमेंट पे हाफ मार्क और फॉर्मूला पे हाफ मार्क। कुछ हो सकता है कि केवल फॉर्मूला ही लिखे तो हाफ मार्क ही उस पे मिलेगा, फुल मार्क दोनों लिखने पे ही मिलेगा, ठीक। और फिर इसके बाद डेरिवेशन जो है, डेरिवेशन का 1.5 मार्क मिलेगा, और दोनों के बीच डिफरेंस क्या है, ठीक। और डिफरेंस में क्या, केवल एक ही डिफरेंस लिख सकते हैं, क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म्स क्लोज लूप बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
डज नॉट फॉर्म क्लोज लूप। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन फॉर्म्स क्लोज लूप्स, ठीक, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डज नॉट फॉर्म क्लोज लूप्स। ठीक है, तो अब ये है, यही पर्याप्त है, इसी पे हाफ मार्क मिल जाएगा, हाफ मार्क। और बाकी सब तो क्या है कि ये नॉर्थ से और निकलती है, वो साउथ में जाती है, और ये पॉजिटिव से ओरिजिनेट होता है, निगेटिव पे जाता है, तो ये सब मतलब लिखने के मुझे नहीं लगता कोई जरूरत है। और इन सबका ने मेन डिफरेंस तो यही है। ठीक, अब बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। एन A LCR series circuit is connected to AC source using the phasor diagram. Derive the expression for impedance of the circuit. Plot a graph to show the variation of current with frequency of source, explaining the nature of variation. ठीक है बच्चों, ये प्योर थ्योरी का क्वेश्चन है, मैं बताया हुआ हूं, पूरा कंप्लीट होना चाहिए और 3 मार्क्स का है। तो इसमें क्या है, ये डायग्राम अगर बन रहा है पूरा डायग्राम पे, है ना, 1 मार्क होगा। फेजर डायग्राम तीनों के, ठीक, फेजर डायग्राम प्लस एलसीआर का सीरीज सर्किट प्लस फेजर डायग्राम, ये पे 1 मार्क। सर्किट प्लस डायग्राम, और फिर डेरिवेशन जो होगा उस पे 1 मार्क, इम्पीडेंस का फॉर्मूला। और फिर इसके बाद क्या है, प्लॉट ग्राफ टू शो वेरिएशन ऑफ करंट विद फ्रीक्वेंसी, आई और ओमेगा के बीच में जो है वेरिएशन, तो वो वेरिएशन ग्राफ का क्या है, ये भी 1 मार्क कर सकते हैं। ठीक है, या तो ये कर दीजिए, ये उतना नहीं है तो इस पे हाफ मार्क और इस पे 1.5 मार्क। ठीक, 3 मार्क्स हो गया। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। डिफाइन एडी करंट। एडी करंट की डिफिनेशन पे 1 मार्क हो जाएगा, और मिनिमाइज मतलब कि लेमिनेटेड कोर जो है, ठीक है, लेमिनेशन का प्रोसेस, मिनिमाइजेशन पे 1 मार्क होगा। और साथ में इसके 2 एप्लीकेशन पे 2 एप्लीकेशंस हैं, तो आप उस पे हाफ मार्क इंटू 2, दोनों पे हाफ मार्क देंगे। ठीक है, कोई भी एप्लीकेशन आप लिख सकते हैं। अब देखते हैं इसी का ऑप्शन वाला क्वेश्चन क्या है, और जो है कि ए प्रोटॉन एंड ए ड्यूट्रॉन हैविंग इक्वल मोमेंटम एंटर इन ए रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल्स टू द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, डिपिक्ट द ट्राजेक्ट्री। अब बच्चों एक चीज ये है, ट्राजेक्ट्री डिपिक्ट, और साथ मतलब यही नहीं केवल बताना कि ट्राजेक्ट्री कैसी होगी, ये बताना है कि उसका रेडियस क्या होगा, क्योंकि 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि पहली बार, सिंस ये मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, ठीक, या मोशन ऑफ द ये क्या है, चार्ज पार्टिकल, सो सर्कुलर पाथ जो होगा सर्कुलर होगा, इस पे हाफ मार्क कर दिया। ठीक, हाँ, अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे चार्ज क्या होता है, प्रोटॉन के पे चार्ज हम कर लेते हैं E है, ठीक है, प्रोटॉन का चार्ज E है, तो ड्यूट्रॉन DEUTRON, ड्यूट्रॉन क्या होता है बच्चों, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस। ठीक है, हाइड्रोजन के अंदर भी एक ही प्रोटॉन होता है, तो इसके ऊपर भी ये, बट मास क्या होगा, इसका मास अगर m है तो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों होंगे, तो इसका मास 2m हो गया। ठीक, तो इसलिए अब ये कह रहे हैं कि मोमेंटम दोनों का सेम है, तो आपको इसका रेडियस निकालना है ना, रेडियस का रेशियो निकालना होगा। तो कैसे निकालिएगा, सिंस यू नो QVB इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r, तो r विल बिकम इक्वल्स टू mv बाय q इंटू b, ये चीज आई आपके पास। तो अब यहां से, ठीक है, तो यहां से ये इतना आ गया,
QB। तो अब इसमें क्या करेंगे हम, तो नेक्स्ट क्या है कि अब दोनों के लिए वैल्यू रख देते हैं। फॉर प्रोटॉन Rp विल बी इक्वल टू mv। हाँ बच्चों ध्यान दीजिएगा, मोमेंटम सेम है। मोमेंटम सेम का मतलब ये दिस इक्वल टू p अपॉन QB। तो ये मोमेंटम तो सेम कर देना है, तो इसलिए p कर दिया, डिवाइडेड बाय चार्ज दोनों का अलग अलग होगा। इसका प्रोटॉन का चार्ज E/B, और फॉर ड्यूट्रॉन RD कर देते हैं, RD इक्वल टू P। ध्यान दीजिए P मोमेंटम क्या है, दोनों का सेम है। तो और यहाँ पे चार्ज इसका भी, ये ड्यूट्रॉन का चार्ज भी क्या है, ये होगा E। तो अब यहां से E इंटू बी, सो बोथ सिंस क्लियरली Rp इज इक्वल टू RD। ठीक है, Rp इज इक्वल टू RD है। अगर Rp RD के बराबर है तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं कि ये क्या है, दोनों बराबर होंगे। सो बोथ विल फॉलो द सेम टाइप, बोथ विल फॉर्म द सेम टाइप ऑफ, ये क्या है, सर्कल्स। ठीक। हाँ बच्चों, अब इसमें मार्किंग देख लीजिए। इसके सर्कुलर पार्ट पे हमने हाफ मार्क दिया, और ये एक्सप्लेन करने के लिए भी हाफ मार्क, फिर इसके बाद ये रेडियस के लिए हाफ मार्क, ये हाफ 1 है, ये हो गया जी। अब यहां से 1.5 मार्क आ गया। फिर इसके बाद इन दोनों पे हाफ, ये पूरा एक्सप्लेन करने के लिए 1 मार्क, और ये स्टेटमेंट के लिए कि दोनों का रेडियस क्या है, बराबर होगा, तो इसके लिए भी हाफ मार्क। या कंप्लीट तरीके से अगर थोड़ा सा डेविएट भी हो सकता है आंसर, है ना, तो कोई बात नहीं, तो तब भी फुल मार्क मिलेगा, 3 मार्क्स। ठीक है, तो 1, 2 एंड ये 3। ठीक। अब बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। 34 में क्या है कि ये सर्किट दिया हुआ है ना, तो यहां पे क्या करंट निकालना है, ये हो गया। ठीक। तो इस सर्किट में यहां का दे रहे 20 ओम है, ये 40 ओम है, और ये 20 ओम है। दिस वन इज 40 वोल्ट एंड दिस वन इज 80 वोल्ट। अब यहाँ पे आपको क्या है कि करंट निकालना है। करंट निकालने के लिए इसमें मान लेते हैं, इसमें से करंट I1 हुआ, इसमें से करंट I2, फिर लूप बनाते हैं। ठीक। तो यहाँ पे करंट क्या है, I1 प्लस I2 हो जाएगी। ठीक है। तो अब यहां से लूप, इसके लिए फर्स्ट लूप ये कर देते हैं जी। तो इसका नाम क्या है, ABC, ऐसे ABC, फिर DE और ये FN। तो अब क्या करेंगे, लूप ये फर्स्ट लूप के लिए कर देते हैं, इसको लूप फर्स्ट कर देते हैं, इसको लूप सेकंड कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा कि I1 इंटू 40 प्लस I1 प्लस I2 इंटू 20। ठीक है, ये 20 है ना, इक्वल टू क्या है 40 हो जाएगा इस लूप के हिसाब से। और फिर इसके बाद क्या है, इससे निकल जाएगा कि 40 60 I1 प्लस 20 I2 इक्वल टू 40, और 20 से डिवाइड कर दोगे तो 3 I1 प्लस I2 इक्वल टू 40। दिस विल बी द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या कहेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्या हो गया जी कि यहां से ये तो फर्स्ट हो गया। अब सेकंड हम कर देते हैं, इस लूप के लिए बना देते हैं जी। क्या हो जाएगा, इस लूप के लिए या चाहे बड़े लूप के लिए कर देते हैं, बड़े लूप के लिए कर दिया जाता है ये। ठीक है, तो
बच्चों ये सब ध्यान दीजिए, मैं पूरा बता चुका हूँ, ठीक है। और आशा करता हूँ कि ये आपको आता है, इसलिए कर रहे हैं, इसलिए शॉर्ट तरीके से बता रहे हैं। बस खाली ये हो गया, तो ये बड़ा लूप हो गया। तो इसके लिए क्या है, यहां से अगर चलते हैं तो 20i1 प्लस i2 फिर प्लस 20i2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, दैट विल इक्वल्स टू 80। तो यहां से क्या है 20i1 प्लस 40i2 इक्वल्स टू 80। ठीक, तो यहां 20 से ड्रॉप कर देंगे, क्या है i1 प्लस 2i2 इक्वल्स टू 4। दिस विल बी द इक्वेशन नंबर 2। अब यहां से क्या है, दोनों को अगर सॉल्व करते हैं तो i2 की वैल्यू क्या है, i2 इक्वल्स टू 2 एम्पियर आ जाएगा और i1 की वैल्यू 0 एम्पियर। ठीक, तो बच्चों अब ये है निकाल दिया। तो इसका मतलब ये सबसे पहले, अब इसमें मार्किंग कैसे होगी, सबसे पहले तो ये आपने करंट डायरेक्शन शो कर दिया सर्किट में, तो हाफ मार्क। इसका फर्स्ट लूप के लिए इक्वेशन बनाई, ये हाफ मार्क। फिर ये आपने इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर दिया, इस पे हाफ मार्क। ठीक, और फिर इसके बाद क्या है, इस को सिंप्लीफाई करके लिखा ये, और फिर दोनों की वैल्यू निकाल दी, हाफ मार्क। 1.5 इधर हो गया और 1.5 इधर हो गया, तो टोटल 3 मार्क्स हो गया, है ना। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 बच्चों कि क्वेश्चन नंबर 35 में क्या है। यहां से अब 5 मार्क्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, है ना। स्केच द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू, फर्स्ट है आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज, फर्स्ट क्या, आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज। ठीक, आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज के लिए Q ग्रेटर देन 0 हो गया, है ना। और दूसरा क्या है, आइसोलेटेड निगेटिव चार्ज। दोनों के लिए क्या है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनानी है ना, पता होना चाहिए। तो ये, तो यहां से इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि पॉजिटिव से दूर जाती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये प्लस Q हो गया, और फिर निगेटिव की तरफ आती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इज दैट क्लियर, निगेटिव की माइनस Q। तो यहां से क्या है, इस पे कर देते हैं 1 मार्क, इस पे हो जाएगा 1 मार्क, इस पे हो जाएगा 2 मार्क। थोड़ा सा बनाइए, पूरा अच्छा मार्क्स मिल गया। ठीक है, तो अब ये है, थोड़ा सा और भी इसमें बना सकते हैं। 4 मैंने बनाई, आप 8 लाइनें बना सकते हैं ना। बस टुवार्ड्स या अवे, ये ध्यान रखना। अब नेक्स्ट है 2 पॉइंट चार्जेस, चेंजेस लिखा है, चार्जेस होना चाहिए Q एंड। अब देखिए बच्चों ये क्या है, 2 पॉइंट चार्जेस Q एंड माइनस Q आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 2a अपार्ट। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस R अलोंग द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब बच्चों ये जान लीजिए, ये जैसे माइनस Q हुआ, ये प्लस Q हुआ, ये दोनों का लाइन, और दिस वन इज द, तो ये क्या है, इक्विटोरियल लाइन हो गया, इक्विटोरियल लाइन। ठीक है, इक्विटोरियल लाइन में ये हुआ। ठीक, तो इसलिए यहां से हो गया जी। तो ये हम कह सकते हैं। तो ये सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिक डायपोल का इक्विटोरियल लाइन पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक, तो इसके लिए क्या है, आपका 3 मार्क्स है, कंप्लीट होना चाहिए, और 3 मार्क्स तभी मिलेंगे, अदरवाइज स्टेप बाय स्टेप क्या है, फिगर पे हाफ मार्क, डेरिवेशन पे 2 मार्क्स, लास्ट फॉर्मूले पे हाफ मार्क, 3 मार्क्स का। तो इसी तरह से देखते हैं बच्चों, इसका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 35 का ही ऑप्शन है, डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस। ठीक है, और में ऑप्शन है, डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन डाइलेक्ट्रिक स्लैब of dielectric constant K is partially introduced between the plates of capacitor। तो ये देखिए, derive an expression for capacitance, सिंपल सी बात है, कैपेसिटर फिगर पे ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के लिए आपको फॉर्मूला डिराइव करना है। ठीक, और फिर व्हेन
डाइलेक्ट्रिक स्लैब के इज पार्शली इंट्रोड्यूस्ड इन द, मतलब फिगर, ये हाफ मार्क हो गया, पर आपको पता होना चाहिए पार्शली मतलब ये थोड़ा सा डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, ठीक, मतलब पैरेलल के प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब पार्शली, ठीक है। तो ये आपको डराइव करना है, इस पे 3 मार्क्स हो जाएंगे, फिगर पे जैसे हाफ मार्क, बाकी डेरिवेशन पे 1.5 मार्क हो जाएंगे। और फिर क्या है, फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ प्लेट्स, 4 प्लेट्स ऑफ एरिया एट ए डिस्टेंस। अब बच्चों ये देखिए इसमें, अब बच्चों देखिए इसमें क्या है, इस तरह से अरेंजमेंट दे दिया, एरिया क्या है 4 प्लेट्स है, एरिया ए है और सेपरेशन सबके बीच डी है। तब हम क्या करेंगे इसमें, ये जो, तब इसमें हम क्या करेंगे कि इसका कैपेसिटेंस निकालना इस अरेंजमेंट का। तो सिंपल सी बात है, जैसा मैंने पहले भी बताया, इसको हम पॉजिटिव मान लेते हैं, इसको निगेटिव, तो दिस विल बी द पॉजिटिव एंड दिस विल बी द निगेटिव, ये पॉजिटिव ये निगेटिव। तो अब यहां से एक, तो यहां एक कैपेसिटर ये बन गया, ये कैपेसिटर सेकंड, ये कैपेसिटर थर्ड, तो यहाँ ये कैपेसिटर इसका और एक ये और फिर ये तीसरा, तो तीनों कैपेसिटर क्या हो जाएंगे, यू विल ऑब्जर्व द all the 3 capacitors will be in, all the 3 capacitors will be in parallel। तो यहां से क्या है, ये C1 C2 C3, और क्योंकि आपको पता है कि ये C इक्वल्स टू C1 इक्वल्स टू C2 इक्वल्स टू C3 इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A बाय D, है ना, तो ये चीज हुई। तो अब यहां से हम क्या है, तीनों को ये, क्योंकि पैरेलल में है तो इसलिए क्या है, पैरेलल में C विल बी इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3, दैट बिकम्स 3 एप्सिलॉन नॉट A बाय D, ठीक। तो अब बच्चों देखते हैं इसमें मार्किंग कैसे करनी है। ऊपर का डेरिवेशन 3 मार्क्स का था, अब यहाँ पे 1 मार्क इस पे होगा और 1 मार्क इसको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, मतलब हाफ मार्क इसके फॉर्मूले पे, हाफ मार्क रिजल्ट पे, और फिर क्या 1 मार्क आइडेंटिफाई करने के, मेन आइडेंटिफाई करना है ना। तो नेक्स्ट देखते हैं, अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, डिफाइन म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड गिव इट्स यूनिट। डिफिनेशन पे, डिफिनेशन हो गई, यूनिट हो गया SI यूनिट, ठीक, और फिर इसके बाद डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ, और फिर डेरिवेशन है, ठीक है, डेरिवेशन और फॉर्मूला, ठीक। अब बच्चों देखते हैं इसमें डिफिनेशन हो गई, ये टोटल 3 मार्क्स का होगा, है ना, क्योंकि इसके साथ एक न्यूमेरिकल भी जुड़ा है, तो न्यूमेरिकल 2 मार्क्स का हो जाएगा, है ना। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं क्या, म्यूचुअल इंडक्शन की डिफिनेशन हो गई, डिफिनेशन 1 मार्क की, और SI यूनिट हाफ मार्क का, ठीक, और डेरिवेशन क्या है 1.5 मार्क का, और फॉर्मूला उसका हाफ मार्क का। तो टोटल हो गया, ये टोटल हो गया 3.5 मार्क। अब हम बात करते हैं 2 1 3 3.5, हाँ, तो 3.5 मार्क हो गया। अब ये क्वेश्चन को हम 1.5 मार्क कर देते हैं। क्या इसका क्वेश्चन क्या है कि ए जेट प्लेन इज ट्रेवलिंग वेस्ट, तो इसकी स्पीड क्या हो गई जेट प्लेन की, v इक्वल टू 450 मीटर पर सेकेंड, ठीक। इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, BH की वैल्यू क्या है 4 इंटू 10 टू द पावर, ये -4 है, हाँ 4 इंटू 10 टू द पावर, हाँ 4 टेस्ला है, ठीक। तो देन ये, अब ये एंगल ऑफ डिप डेल्टा की वैल्यू 30 डिग्री है, फाइंड द EMF की वैल्यू, आपको इंड्यूस्ड EMF की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे करिएगा, तो 10 सबसे पहले क्या है कि आपको वर्टिकल, ये बच्चों ये क्या है, कोई भी प्लेन है चाहे कुछ भी है, अगर प्लेन को भी मेटेलिक रॉड की तरह से ट्रीट कर सकते हो, दोनों विंग्स रहते हैं ना, तो उसको हम मेटेलिक रॉड की तरह से ट्रीट कर सकते हैं, और देन देयर विल बी इंड्यूस्ड EMF। इंड्यूस्ड EMF क्यों होगा, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो वर्टिकल कंपोनेंट को कट करेगा,
ठीक, इसके कारण से। तो यहाँ पे क्या है, EMF विल बी इक्वल टू BLV, पर यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड का V वर्टिकल कंपोनेंट। तो अब ये है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए tan डेल्टा इज इक्वल टू क्या होता है, tan डेल्टा इज इक्वल टू कितना होगा जी, ये BV अपॉन, आपको पता होना चाहिए, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड और ये हॉरिजॉन्टल BH और ये हो गया BV हो गया। तो यहां से ये डेल्टा हो गया, तो फिर इसके बाद ये चीज कंपोनेंट हो गया, है ना। तो आप tan डेल्टा इक्वल टू BV अपॉन BH कर सकते हो। तो इसलिए BV विल बी इक्वल टू BH tan डेल्टा, ठीक। सो यू कैन से EMF विल बी इक्वल टू BH tan डेल्टा L इंटू V। क्लियर बच्चों। अब क्या करना है ना, अब क्या करेंगे जी, ये तो इतना हो गया। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है कि इसी की सारी की वैल्यू रख दीजिए। वैल्यू रखने के बाद यू विल गेट 3.12, यू विल गेट 3.12 वोल्ट, या tan डेल्टा मतलब tan 30 एज इट इज छोड़ दीजिए, चाहे tan 30 की वैल्यू आप क्या है sin 30 अपॉन cos 30 करके निकाल सकते हो, ठीक है। वैसे tan 30 की वैल्यू क्या है, दैट इज tan 30 इक्वल टू 0.577 है ना, 0.577। तो ये कर सकते हैं, है ना। तो अब इसमें क्या देखिए 1.5 मार्क ही बचा है, तो सीधा सा क्या हम ये कर दिए, इस फॉर्मूले पे हाफ मार्क वाली बात, ठीक। और फिर इसके बाद ये लिखने पे ये BV निकालने जो है, हमने वर्टिकल कंपोनेंट निकाला BH tan डेल्टा, ये चीज। फिर इसके बाद इस पे हाफ मार्क, जो भी यहाँ पे √3 की फॉर्म में भी आप कर सकते हो, है ना। जरूरी नहीं कि tan 30 की वैल्यू एग्जैक्ट मालूम है, ठीक। तो ये हो गया जी। तो कुल मिला के 1.5 नंबर हो गया, इधर 3.5 नंबर हो गया। अब बच्चों देखते हैं ऑप्शन में जो क्वेश्चन है इसका, और में मूविंग एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ नीट डायग्राम द प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो बच्चे ये जान लीजिए डायग्राम है, और फिर क्योंकि इसके साथ एक क्वेश्चन भी लगा, क्वेश्चन क्या है, मान के चलिए 1.5 नंबर का क्वेश्चन हो गया, 3.5 का ये डायग्राम पे 1 मार्क हो जाएगा, और फिर प्रिंसिपल पे ये 1 मार्क कर दीजिए, और फिर वर्किंग पे प्रिंसिपल पे हाफ मार्क कीजिए, और फिर वर्किंग पे 1.5 मार्क। या तो कहिए वर्किंग पे पूरा 2 मार्क्स, मैथमेटिकल भी है। इज दैट क्लियर? इसीलिए ये नहीं कि केवल वैसे कर दिए, ठीक। तो ये हो गया, और इसके बाद क्या है कि नेक्स्ट हम कर रहे 3.5 नंबर हो गया इधर, और फिर जो न्यूमेरिकल पोर्शन है, टू इंक्रीज द करंट सेंसिटिविटी ऑफ ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बाय 50%, its resistance is increased so that new resistance becomes twice its initial resistance। तो अब आपको पता होना चाहिए IS is equal to VS upon R, ठीक। तो यहां से हम कह सकते हैं VS will be equal to IS into R। तो अगर क्या है IS की वैल्यू 50% राइज कर देते हैं सिंस, तो अब ये सिंस IS डैश इक्वल टू 1.5 ऑफ IS, ठीक। तो ये चीज इधर हुई, तो रेडियस क्या है, हाँ। तो यहां से हम कह सकते हैं कि 1.5 टाइम मतलब 50% इंक्रीज करने पे, ये समझ में आ रहा है बच्चों, ये मतलब I प्लस 50%, तो 50% ऑफ I तो क्या है 150 गुना हो जाएगा, ठीक। तो ये हुआ 1.5। तो इसलिए अब इसके बाद क्या करेंगे कि क्या हो सकता है जी,
यहां से हम कह देंगे कि ये हो गया। तो अब ये है यहां से सिंस आई एस डैश इक्वल्स टू कितना है बोले वी एस डैश बाय ट्वाइस ऑफ आर। तो यहां से क्या हो गया जी, वी एस डैश विल बी इक्वल्स टू, यहां से क्या है ये आई एस डैश इंटू 2r। तो इसलिए क्या है वी एस डैश इक्वल्स टू 1.5 इन आई इंटू 2 इंटू आई एस इंटू आर। तो यहाँ पे 3 आई एस इंटू आर। तो अब ये देखिए पहले ये है फिर ये फाइनल। तो इसलिए क्यों चेंज कैसे निकालना है, वी एस डैश माइनस वी एस बाय वी एस इंटू 100। तो क्या कर दोगे जी, ये 3 आई एस 3 माइनस 1 बाय 1 इंटू 100 क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 200%। ठीक, तो अब बच्चों देखिए यहां इधर 1.5 नंबर का था तो इस पे क्या है हाफ मार्क हमने इस पे कर दिया, हाफ मार्क हमने इस पे कर दिया और 200% निकाला तो हाफ मार्क इस पे। सो यू गेट द टोटल 5 मार्क्स। ठीक है, और बच्चों ये जान लीजिए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अब आपको सोचना है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ ए लेवल डायग्राम प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ एसी जनरेटर एंड ऑब्टेन एक्सप्रेशन। देखिए डायग्राम जो हो गया है, डायग्राम और फिर क्या प्रिंसिपल हो गया, वर्किंग हो गया। ठीक, एक्सप्रेशन फॉर ईएमएफ जनरेटर प्लस एक्सप्रेशन। ठीक, तो अब ये ड्रा द स्कीमेटिक डायग्राम शोइंग द नेचर ऑफ अल्टरनेटिंग। और डायग्राम जो है इसका डायग्राम रोटेट, हाँ ठीक। तो अब यहां पे ये देखिए ये फर्स्ट पार्ट का है और ये सेकंड में है। तो यहां से क्या डायग्राम पे 1 मार्क, प्रिंसिपल पे इंड्यूस्ड ईएमएफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, एक्सप्लेन के साथ में स्टेटमेंट भी होनी चाहिए। वर्किंग पे हाफ मार्क, इस पे एक्सप्रेशन पे भी वर्किंग पे 1.5 मार्क और एक्सप्रेशन जो है फॉर्मूला निकलेगा वो हाफ मार्क। और डायग्राम बच्चों ये आपको पता होगा कि ये वाला जो मैंने बताया था ऐसा पूरा उसके रोटेशन के साथ, तो क्या होगा इस पे 1 मार्क आएगा। ठीक है, रोटेशन मैंने बताया था, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो ये हो गया जी। तो कुल मिला के 1 2 3 4 5। अब बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 का ही ऑप्शन जो क्वेश्चन है और वाला, क्या एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ ए लेबल डायग्राम ऑफ ए प्रिंसिपल। देखिए प्रिंसिपल ये एसी जनरेटर का था, एसी जनरेटर और इधर ट्रांसफार्मर है इसका। ठीक, फॉर्मूला। तो अब यहां से क्या है कि प्रिंसिपल होना चाहिए, प्रिंसिपल और फिर कंस्ट्रक्शन वर्किंग और रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट ईएमएफ ऑफ करंट। ठीक, रिलेशन और फिर लॉसेस। ठीक, एक्सप्लेन द रोल ऑफ ट्रांसफार्मर इन लॉन्ग टर्म, रोल इसका क्या है। ठीक, अब यहां से ये देखते हैं बच्चों, ये है इतने सारे पार्ट्स हो गए कि नंबर भी एक नंबर भी दोगे तो कम पड़ जाएगा। तो ये देखिए प्रिंसिपल के लिए 1 2 3 4 5, हाँ तो प्रिंसिपल सब पे एक नंबर कर दीजिए। कंस्ट्रक्शन पे मतलब उसका फिगर, वर्किंग पे 1, वर्किंग और रिलेशन जो है ये सारा का सारा 2 मार्क्स का हो जाएगा, है ना। तो ये 1 इस पे वर्किंग पे स्टेट और साथ ही साथ 1 इस पे रिलेशन जो इनपुट और आउटपुट वोल्टेज के बीच। और लॉसेज जो है कम से कम जितने भी सारे लॉसेज, आयरन लॉस, कॉपर लॉस और हिस्टेरेसिस लॉस, ठीक है, ये हमिंग लॉस, ये सारे लॉसेज लिखे हैं तो 1 नंबर। और रोल क्या है इसका लॉन्ग टर्म में, क्या
डिस्टेंस में कैसे कैरी होता है, बाय इट कन्वर्ट्स हाई वोल्टेज एट लो करंट टू लो वोल्टेज, सॉरी कंफ्यूज हो रहा। तो मतलब इसका जो फंक्शन है कि हाई करंट और लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज और लो करंट में कन्वर्ट कर देता है, जिससे कि लॉस बहुत कम होता है और करंट को आसानी से हम लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए ट्रेवल करा सकते हैं, कैरी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी 1 मार्क का हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये है बढ़िया से जो क्वेश्चंस नहीं भी आते हैं उनको भी आप सॉल्व करके प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।